हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राम सर ऑफिशियल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यदि आप ला या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर इससे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज हम संविधान संशोधन से संबंधित जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जितने भी हमारे अमेंडमेंट संविधान में हुए हैं, उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट पर चर्चा करेंगे जो कि अक्सर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए हम देखते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की तरफ या पहले संवैधानिक संशोधन की तरफ। तो ये बात है उस समय की जब देश हमारा नया नया आजाद हुआ था तथा नया संविधान गठित हुआ था। देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि देश में सामाजिक व आर्थिक समानता कैसे लाई जाए। समस्या यहाँ पर और भी देखने को मिलती थी, क्योंकि जमींदारी उन्मूलन से संबंधित जो भी कानून बनाए जा रहे थे वह फॉलो नहीं हो पा रहे थे। इन सबको देखते हुए पार्लियामेंट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाने की कोशिश की, जिसमें कि पहला संविधान संशोधन अधिनियम पास हुआ। इसमें सबसे पहले क्या जोड़ा गया, तो इसमें सबसे पहले हम बात करें हमारे संविधान में 9th शेड्यूल, नवीं अनुसूची जोड़ी गई। आप जानते हैं संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, 8th शेड्यूल थे उसमें। परंतु फर्स्ट संवैधानिक संशोधन 1951 में ही नवी अनुसूची जोड़ी गई, और नवी अनुसूची में ये प्रावधान कर दिया गया कि इसके अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट या जो भी विषय रखे जाएंगे उन पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है या उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। इसी के अंतर्गत जमींदारी उन्मूलन कानून को रख दिया गया। किसमें? याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है तो नवी अनुसूची में ही जमींदारी उन्मूलन जो ला आपका बनाया गया था उसको इसमें डाल दिया गया। अब बात करें हम अनुच्छेद 19 के 2 आर्टिकल 19(2), जिसमें ये प्रावधान है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हम तर्क संगत प्रतिबंध लगा सकते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। में 3 बातों पर, एक तो कौन कौन सी? पब्लिक ऑर्डर, लोक आदेश, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, विदेशी राज्यों के साथ दोस्ताना संबंध, तथा इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, किसी को अपराध के लिए भड़काना। इन तीनों प्रावधानों को क्या किया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। अब हम बात करें इसी में तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ही आर्टिकल 15 में सब क्लास 4 जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 15 जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, इसमें सब क्लास 4 जोड़ दिया गया या क्लास 4 जोड़ा गया, जिसमें सोशली इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास है, कह सकते हैं कि सामाजिक आर्थिक पिछड़े वर्ग के लिए विशेष उपबंध बनाए गए। किसके? तो विशेष उपबंध बनाने की जो शक्ति दी गई वह किसको दी गई? राज्यों को दी गई। यहाँ याद रखिएगा कि सामाजिक व आर्थिक जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको या उनके लिए नियम बनाने की शक्ति किसको दी गई? तो यहाँ स्टेट को दी गई, राज्य को दी गई। एग्जाम में पूछा भी आपके जा चुका है। अब हम बढ़ते हैं अगले अमेंडमेंट की तरफ। तो 7th अमेंडमेंट 1956, चलिए देख लेते हैं। तो बात है आजादी के समय की, जब सभी प्रिंसली स्टेट को आपस में मिलाया गया। किसको मिलाया गया? जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उन सबको आपस में मिलाया गया, जिसमें आप जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। सभी प्रिंसली स्टेट को आपस में मिलाने के बाद क्या किया गया? उनको 4 वर्गों में बांट दिया गया। वर्ग ए या का कह सकते हैं, का, खा, गा व घा, जिसे ए बी सी व डी भी हम कह सकते हैं, कैटेगरी में बांट दिया गया। किंतु बाद में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए कई आंदोलन हुए, जिसमें आप जानते हैं पुट्टी श्री रामुलु जी, जिनकी 58 दिन के आमरण अनशन के बाद क्या हुई? मृत्यु हो गई। और जिनकी मृत्यु के तुरंत बाद ही क्या हुआ? आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर गठन हुआ। तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य बना 1953 में।
इसके पश्चात कई और आंदोलन होते गए, जिसको देखते हुए पार्लियामेंट ने क्या किया, 7th अमेंडमेंट मतलब 7वां संविधान संशोधन पास किया 1956 में, जिसमें किसका प्रोविजन किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग का। जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष आप जानते हैं, वहां पे कई बच्चे इसके विषय में बहुत अच्छे से जानते हैं, छोटी छोटी किताबों में इसका आंसर लिखा हुआ है। फजल अली कौन थे, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। अब हम बात करते हैं, इसी के तहत राज्यों को व जो संघ शासित प्रदेश हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको भाषा के आधार पर गठित कर दिया गया, जिसमें कि हम देख लेते हैं कुछ हमारे अमेंडमेंट जो कि राज्यों से संबंधित हैं। 10th अमेंडमेंट 10वां संविधान संशोधन 1961 में आया, जिसमें दादर व नागर हवेली को क्या किया गया, भारतीय जो आपका राज्य है या संघ राज्य में मिला लिया गया। 12th के तहत कहें 12वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1962 तहत किसको मिलाया गया, तो गोवा व दमन एवं दीव को मिला लिया गया। हम बात करें 13वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की, जो कब आया, 1962 में आया, जिसमें क्या किया गया, नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया, प्रदान किया गया, और नागालैंड के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। इसमें आर्टिकल 371, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 371 में इसका प्रावधान किया गया है नागालैंड के लिए। अब हम बात करें 14th या 14वां संवैधानिक संशोधन जो आया 1962 में, इसमें क्या हुआ, पुदुचेरी को भारतीय संघ राज्य में लाया गया। 22nd या 22वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1969 में मेघालय को असम से अलग करके एक राज्य बना दिया गया। अब फिर हम बात करते हैं इसमें 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, जो कब आया, 1975 में आया, जिसके तहत क्या किया गया, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे कोई वनडे एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, सब में ही पूछा गया क्वेश्चन है, अधिकांश पेपरों में हमें देखने को मिला हुआ है। तो याद रखिएगा कि 36वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। वहां यह भी याद रखना आपको है कि 35वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975 के तहत ही सिक्किम को अधिराज्य बनाया गया था। क्या बनाया गया था, अधिराज्य, न कि पूर्ण राज्य। कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, आंसर गलत करके चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं 9th जो आपका अमेंडमेंट था, काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो 9th अमेंडमेंट 1960 में आया, जिसका संबंध किससे है, बेरूबाड़ी क्षेत्र से है। ये बेरूबाड़ी क्षेत्र कहाँ का है, तो ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था, जिसे किसको सौंपा गया था, पाकिस्तान को सौंपा गया था, जो कि अब बांग्लादेश का हिस्सा आप जानते हैं। फिर हम बात करें 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 की। तो इससे पहले हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के आने से पहले क्या हुआ। तो इसके आने से पहले गोलकनाथ वाद आया, जानते हैं आप हैं कि गोलकनाथ वाद आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो भी संशोधन करती है वह सभी आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ही सम्मिलित होंगे, अर्थात उन पर न्यायिक पुनर्विचार या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, तथा ये भी स्पष्ट किया कि संसद के पास संशोधन की असीमित शक्तियां नहीं है। ये भी याद रखिएगा। उसी में क्या किया गया, गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि संसद के पास संशोधन करने की संविधान में असीमित शक्तियां नहीं है। गोलकनाथ की इस वाद के बाद या सुप्रीम कोर्ट की इस वाद के बाद में 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा लाया गया। इस समय आप जानते हैं केंद्र में किसकी सरकार थी, तो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, जो कि सत्ता का बहुत ही अच्छे से आप कह सकते हैं यूटिलाइज कर रही थी। अब यहां देखिए हम, तो इन्होंने क्या किया, इसमें आर्टिकल 13 में जो संविधान का अनुच्छेद 13 है में क्लास 4 व अनुच्छेद 368 में क्लास 3 जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, आर्टिकल 13 में क्लास 4 व आर्टिकल 368 में क्लास 3 जोड़ दिया, जिसके तहत संसद
संविधान के किसी भी हिस्से में यहाँ तक कि मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है, ऐसा प्रावधान कर दिया गया। तो आपने ऊपर देखा क्या था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब कि संसद क्या कर सकती है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में यहाँ तक मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। दूसरी बात क्या आई कि किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से सहमति देना होगा। जब कोई विधेयक संसद के द्वारा पास होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा तो यहाँ पर राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं और ना ही वे अपनी जेब में रख सकते हैं, जिसे पॉकेट वीटो कहते हैं। तो पॉकेट वीटो के रूप में जेब में नहीं रख सकते हैं, उन्हें क्या करना होगा, उन्हें उस विधेयक पर सहमति देनी ही होगी। ऐसा ही प्रावधान इसमें ला दिया गया। दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब बात करें हम 38th एंड 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की। ये कब आए, तो 38 आया आपका 1975 में। 1975 में आया। इसमें आर्टिकल 123 में सब जो क्लास 4 जोड़ दिया गया। क्या जोड़ा गया, आर्टिकल 123 जो अनुच्छेद 123 में क्लास 4 जोड़ा गया। और इसमें क्या हुआ, राष्ट्रीय आपात पर चैलेंज नहीं हो सकता है। मतलब जो राष्ट्रीय आपात की कंडीशन है, राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र में जब राष्ट्रीय आपात लगाता है तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। जबकि इसके पहले ऐसा प्रोविजन था कि राष्ट्रपति यदि राष्ट्रीय आपात लगाते हैं तो उसको हम क्या कर सकते थे, उस पर क्वेश्चन कर सकते थे या उस पर हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे। कब, 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के पहले, याद रखिएगा। पर अब क्या हुआ, अब हम कोई चैलेंज या क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। फिर क्या बात करें हम 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 की, 39वां संवैधानिक संशोधन 1975 की, जिसमें क्या हुआ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी मामलों पर कोर्ट में केस नहीं हो सकता है। तो ये क्यों लाया गया था, हम जरा इस पर बात कर लेते हैं। तो जो 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसलिए लाया गया था क्योंकि आप जानते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी जी के निर्वाचन से संबंधित मामले को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके लिए इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, उस मामले से अपने को बचाने के लिए एक संविधान में संशोधन ही कर डाला। और क्या कर दिया उसमें कि राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या वे लोकसभा के अध्यक्ष हो, निर्वाचन संबंधित जो भी मामले हैं उन पर कोर्ट में कोई भी कार्रवाई या केस नहीं हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं यहाँ सत्ता का कितना ज्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 की, जो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या हुए, आर्टिकल जोड़े गए या इसमें संशोधन किए गए इसके तहत हमारे संविधान में, जिसमें कि हम जानेंगे कि क्या क्या इसमें हुआ। ये वो टाइम है जिस समय भारत में इमरजेंसी चल रही थी या आपातकाल लागू था। तो जब भारत में आपातकाल लागू था तब लाया गया कौन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। इसमें हमें ध्यान देना है कि इस समय जितने भी विपक्ष के नेता थे लगभग कहाँ थे, सबके सब जेल में थे। अधिकांश जो विपक्षी नेता थे, बड़े लीडर थे, वे सभी जेल में थे। तो बात आती यहाँ पे है, अब इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, इसके माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की शक्तियां थी उनको ट्रांसफर करना चाहा, कहाँ पे, पीएमओ की तरफ। पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या संसद की तरफ उनको ट्रांसफर करना चाहा। अब हम बात करें इसमें, तो इस संवैधानिक संशोधन में क्या हुआ, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। पहली बात तो एक तो सोशलिस्ट, जिस समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए। फिर हम बात करें, इसी के तहत भाग 4 के का को जोड़ा गया। संविधान में क्या जोड़ा गया, एक नया भाग 4 का जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 51 का को ऐड किया गया, जिसके तहत क्या जोड़ा गया, भारत में मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो कि आप जानते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर लाए गए थे। किसकी अनुशंसा पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति जो थी की अनुशंसा पर लाए गए थे।
साथ ही साथ क्या हुआ इसमें, तो आर्टिकल 368 में क्लास 4 जोड़ दिया गया। आर्टिकल 368 मैं बता चुका हूं कई बार और इसी टॉपिक में डिस्कस भी कर रहा हूं। में क्लास 4 जोड़ दिया गया और इसमें कह दिया गया कि नो जुडिशियल रिव्यू, मतलब कोई इस पर न्यायिक पुनर्विचार नहीं हो सकता है। अब हम बात करें आगे, तो राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी बना दिया गया। और क्या किया गया इसमें, तो राष्ट्रपति को जो कैबिनेट है या मंत्रिपरिषद है की सलाह मानना बाध्यकारी हो गया। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से यहाँ पर अब कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। जो भी कार्य करेंगे वो कार्य किसके मदद से करेंगे, कैबिनेट की सलाह से ही करेंगे और सलाह जो कैबिनेट देगा उसे राष्ट्रपति को मानना ही होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख चुके हैं, तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो कि आप जानते हैं संवैधानिक प्रमुख हैं भारत के, को एक रबर बैंड के रूप में स्थापित कर दिया गया। अब हम बात करें आगे, प्रशासनिक अधिकरण के लिए संविधान में भाग 14 का जोड़ दिया गया। और क्या जोड़ा गया, तो जो प्रशासनिक अधिकरण है या अन्य कुछ मामलों के संबंध में हमारे भारतीय संविधान में एक भाग 14 का जोड़ दिया गया। आगे बात कर लेते हैं कुछ और चीजों की हैं, तो लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल क्या किया गया, 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। डीपीएसपी आप जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो आपके तत्व हैं में नए 3 निदेशक तत्व जोड़ दिए गए। कौन कौन से याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सामान्य व निःशुल्क विधिक सहायता, जिसका प्रोविजन किसमें है, तो अनुच्छेद 49 के ए में है और अक्सर परीक्षा में पूछा आपके जाता है क्वेश्चन। फिर हम बात करें उद्योगों के लिए प्रबंधन में, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना, ये जो कामगार हैं, वर्कर हैं, उनका पार्टिसिपेशन जो है इंडस्ट्रीज में, उसके लिए आर्टिकल क्या आपका है, तो अनुच्छेद 43 ए जोड़ा गया। फिर हम बात करें क्या, तथा एक और आर्टिकल इसमें जोड़ा गया, कौन सा, आर्टिकल 48 ए, आर्टिकल 48 ए। और आर्टिकल 48 ए में क्या क्या लिखा हुआ है जरा उसकी बात कर ले हम, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, ये करने का दायित्व किसका होगा, तो राज्य का होगा। डीपीएसपी का संबंध किससे, तो राज्य से, राज्य की ड्यूटी है ये। अब यहाँ पर देखें हम, तो हमने इतने सारे पॉइंटों को देखा और भी हम कुछ बात कर लेते हैं पहले इस पे। तो इसी के तहत केंद्र को यह शक्ति दे दी गई कि वह राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित मामले को लेकर क्या करेंगी, सेना को या सैन्य बलों को भेज सकती है। केंद्र को यह शक्ति दी गई कि जो सेंट्रल है वह क्या करेगी, वह राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर अगर सही नहीं है, कानून व्यवस्था सही नहीं है, तो वह सैन्य बलों को भेज सकती है। अपस्पा के विषय में आप जानते होंगे अच्छे, अपस्पा जो स्पेशल प्रोविजन है किसके लिए, सैन्य बलों के लिए, हम उसके विषय में बाद में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं अमेंडमेंट की। तो इसके अलावा और भी कई सारे इसमें प्रावधान किए गए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे अगले अमेंडमेंट की तरफ। 44th अमेंडमेंट, जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 की बात करते हैं। इसमें भी कई सारे प्रावधान किए गए। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि इसके तहत, और इसी के पहले आया था 43वां संवैधानिक संशोधन, उसके तहत भी 42वें संवैधानिक संशोधन में जो प्रावधान लाए गए थे उनमें से बहुत को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था या रोक दिया गया था। ठीक है, तो अब यहां देखें, तो इसमें सबसे पहले हम बात करें कैबिनेट की किसी भी एडवाइस या सलाह को, किसी भी एडवाइस या सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बाध्य नहीं है। अभी तक आपने क्या देखा था वहां पे कि राष्ट्रपति बाध्य थे सलाह मानने के लिए, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं राष्ट्रपति बाध्य लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति कैबिनेट की किसी भी एडवाइस या सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वे पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। परंतु यहाँ ये भी याद रखिएगा, अगर पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति के पास वो मामला आता है तो राष्ट्रपति को उस पर सहमति देनी ही होगी। इस बात को भी आपको याद रखना है।
अब आगे बढ़े हम तो आर्टिकल 352 में क्या किया गया इसके तहत आंतरिक अशांति के स्थान पर आर्टिकल 53 आप जानते हैं किससे संबंध है। चलिए कमेंट करके आप आंसर दे दीजिएगा। आपातकाल से वैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको आंसर भी। तो आर्टिकल 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या लाया गया, सशस्त्र विद्रोह को सम्मिलित किया गया। और क्या हुआ इसमें, संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार आप पढ़ते हैं में अनुच्छेद कौन सा 19 का एफ, 19 के एफ व 31 से निकाल कर कहाँ उठा के ले जाए क्या उसको, विधिक अधिकार, मतलब अनुच्छेद 300 के का या 300 आर्टिकल 300A में उसको रख दिया गया। अब बात करें राष्ट्रीय आपात, तो इसी के तहत और क्या हुआ कि राष्ट्रीय आपात में जब राष्ट्रीय आपातकाल देश में लगे ये लगता है तो उस समय अनुच्छेद 20 व 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं होते हैं, तो आर्टिकल 20 व 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऐसा प्रावधान किसमें जोड़ा गया, तो 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 में जोड़ दिया गया। बात करें अब 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 की, 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 की। तो ये क्या है, ये दल बदल विरोधी कानून किससे संबंधित है, जिसके तहत भारतीय संविधान में एक और अनुसूची, कौन सी, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता प्रश्न है इससे है। तो क्या हुआ इसमें, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित कौन है, तो 52वां संवैधानिक संशोधन 1985। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 10वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई। ये समय किसके काल का है, तो इस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी। अब हम बात करें 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 की, 61वां संवैधानिक संशोधन 1989 की। और याद रखिएगा, बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न इससे है। इसमें क्या हुआ, आर्टिकल 360, आर्टिकल आपका है 326 में प्रावधान किया गया कि जो निर्वाचन या मत देने की आयु है, वोट डालने का जो आयु है, उसे 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। ये कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको रट लेना है, भूलना नहीं बिल्कुल है। तो 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष किस संवैधानिक संशोधन में किया गया, तो 61वें संवैधानिक संशोधन 1989 में किया गया। अब बात करें हम 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 की, 69वें संवैधानिक संशोधन 1991 की, जिसके तहत क्या हुआ, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। साथ ही साथ दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा की का गठन किया गया व 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। तो आप देख सकते हैं 70 सदस्यीय विधानसभा के सदस्य हैं, तो इसका 10% निकाल दीजिए, कितना परसेंट होता है, 10%। तो 10% निकालेंगे कितना आएगा, 7 सदस्य आएगा। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ से। तो हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक आपके सामने है 17वां संवैधानिक संशोधन 1992। इसमें क्या हुआ, इसके तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार मिला किसको, दिल्ली व पुदुचेरी के जो विधानसभाएं हैं उनके सदस्यों को। किसको, तो दिल्ली व पुदुचेरी जो संघ शासित प्रदेश हैं के विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। हम बात करें 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 की। इसमें क्या प्रावधान हुआ, तो इसमें हमारे संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया, जिसका संबंध किससे है, पंचायत से। आप जानते होंगे ग्राम पंचायत के विषय में, तो पंचायत से है। तथा साथ ही साथ हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कितने विषय रखे गए, तो इसमें 29 विषय रखे गए। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए टॉपिक हैं, इसलिए इनको रट डालना आपको है। फिर हम बात करें 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 की। इसमें क्या हुआ, इसमें हमारे संविधान में एक और नया भाग जोड़ा गया, जो भाग के अंदर भाग है, सब भाग कह सकते हैं। भाग 9 का जिसका संबंध किससे है, नगर पालिका या नगर निगम से है। इसके तहत संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कितने विषय हैं,
18 विषय हैं। तो आप जानते हैं कि समय संविधान में हमारी कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां। मूल कितनी थी? 8। बाद में कितनी जोड़ी गई? 4। कौन कौन सी? तो आपने देखा 9th, 10th, 11 एंड 12th। अब बात करें हम अगला, तो यह हम देख सकते हैं 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया? 2002 में आया। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002, जिसमें मुख्य 3 प्रावधान किए गए। क्या? एक तो अनुच्छेद 21A के तहत ये जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। क्या किया जाए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों, यह याद रखिएगा, ऑप्शन कई बार कंफ्यूज करता है, इसलिए मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ये किसमें कहा गया? तो अनुच्छेद 21 के ए में स्पष्ट रूप से कह दिया गया। फिर क्या किया गया? डीपीएसपी, जो राज्य के नीति निश्चित तत्व हैं, इसमें अनुच्छेद 45 का प्रावधान किया गया, जिसके तहत साफ साफ कह दिया गया कि राज्य 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करे। क्या करे? 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करे। यह वर्ड याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूं, एग्जाम में ये वर्ड आपको कई बार परेशान करते हैं। फिर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य, इसमें आर्टिकल 51 क्लॉज ए में क्या किया गया? स्पष्ट कर दिया गया कि यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को, चाहे वे माता पिता हों या अभिभावक हों, के लिए क्या किया जाएगा? 14 वर्ष की उम्र तक प्राप्त करने तक बच्चों के लिए जो शिक्षा है, निशुल्क शिक्षा या शिक्षा की व्यवस्था कराए। ऐसे प्रावधान यहाँ पर किए गए। तो ये आपको याद रखिएगा। ये किससे है? तो बच्चों की शिक्षा संबंधित है। कौन? 86th अमेंडमेंट। अब हम बात करें 89th 89वां संवैधानिक संशोधन 2003। इसमें क्या किया गया? तो इसमें एससी और एसटी के लिए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो हमारे हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की गई, जिसमें अनुच्छेद 338 व अनुच्छेद 338 के का में क्या किया गया? अनुसूचित जनजाति आयोग, 338 में अनुसूचित जाति आयोग जो आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। हम बात करें आगे 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 की बात कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया इससे प्रश्न आपकी परीक्षा में है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। क्या इसमें आया गया? तो इसमें लाया गया मंत्रिपरिषद का आकार जो होगा वो प्रधानमंत्री सहित या पीएम सहित कितना होगा? लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगा। ध्यान दीजिए, कितना परसेंट? 15% से अधिक नहीं होगा। किसमें लाया गया? 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 में लाया गया। साथ ही साथ इसमें जोड़ा गया कि राज्यों में ये प्रावधान क्या होगा कि मुख्यमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, परंतु कम से कम 12 सदस्य मंत्रिपरिषद में होने ही चाहिए राज्यों में। याद रखिएगा, कितने होने चाहिए? तो कम से कम 12 सदस्य होने चाहिए। ये आर्टिकल 164 के ए में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रावधान। अब बात करें हम 92nd या 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 की। एग्जाम में से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया संविधान में? तो हमने देखा कि 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 के तहत इनको 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया, और इसके साथ ही 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई। कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई। अब हम बात करें 93वें संवैधानिक संशोधन 2005 की, जिसमें क्या हुआ? इस शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात करता है। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देते हैं क्यों आया है। तो ये प्रोविजन लाने से पहले क्या हुआ था, थोड़ा ध्यान देते हैं यहाँ पे हैं कि पीए ईमानदार जो केस आया था 2005 में, ध्यान दीजिए यहाँ पे पीए ईमानदार केस 2005 में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो भी अनएडेड कॉलेज हैं, कैसे अनएडेड कॉलेज होते हैं, उनमें अल्पसंख्यक हो या अन्य हो, संसद रिजर्वेशन लागू नहीं कर सकती है। क्या कहा गया था? कि संसद रिजर्वेशन लागू नहीं कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से ही नाखुश होकर पार्लियामेंट ने 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास किया और इसमें स्पष्ट रूप से क्या कहा, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा कि केवल प्राइवेट अनएडेड कॉलेज जो कि अल्पसंख्यक हैं, इनमें रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। बाकी सभी कॉलेज में, चाहे वह प्राइवेट हो या एडेड हो या अनएडेड हो, सब में सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड के लिए रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। और इसी के तहत इसमें क्या किया गया, भारतीय संविधान जो हमारा है, इसमें अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 में क्लास 5 को जोड़ दिया गया। चलिए आगे देख लेते हैं अगला पार्ट हमारा। तो अगला टॉपिक हमारा है 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011, 97वां संवैधानिक संशोधन 2011। इसमें क्या किया गया, सहकारी समितियों का प्रावधान है, जिसमें कि संविधान में एक नया भाग 9 का ख जोड़ दिया गया। वह अनुच्छेद 19 के सी में फंडामेंटल राइट के तहत सहकारी समितियां बनाने का अधिकार दे दिया गया। साथ ही साथ क्या किया गया, अनुच्छेद 43 का ख जोड़ दिया गया। किसको जोड़ा गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अनुच्छेद 43 का ख जोड़ दिया गया, जिसका प्रावधान डीपीएसपी में है, मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्वों में है। अब हम बात करेंगे आगे 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014 में आया। इसमें इससे संबंधित है, तो ये एनजेएसी से संबंधित है। एनजेएसी क्या होता है, तो इसकी बात कर लें। तो एनजेएसी जिसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कहा जाता है, अर्थात राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की इसके तहत स्थापना की गई। वह संविधान के लागू होने के समय से ही कह सकते हैं, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया चल रही थी, जो कौन थी, कोलेजियम व्यवस्था थी, उसको समाप्त करने का प्रावधान इसमें लाया गया। परंतु याद रखिएगा कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे पुनः रद्द कर दिया। किसको रद्द कर दिया, एनजेसी जो लाया गया था, इसे रद्द कर दिया गया 2015 में। अब बात करें 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015 की, मतलब संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 जो आया, ये किसके संबंध में आया, भारत व बांग्लादेश के बीच में भूमि से संबंधित मामले संबंधित था ये, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को कुछ प्रांत दिए व बांग्लादेश ने भारत को कुछ प्रांत दिए। फिर बात करें 101वां संवैधानिक संशोधन 2017 का संबंध किससे है, तो अधिकांश बच्चे इसको जानते भी होंगे कि ये जीएसटी संबंधित है। किससे है, जीएसटी बिल लाया गया था, जो जानते आप हैं 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। अब बात करें हम 102nd मतलब 102वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब आया, 2018 में आया। इसका संबंध है ओबीसी आयोग से। क्या हुआ कि ओबीसी आयोग का गठन किया गया और ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के बी में प्रोविजन किया गया इसका। अब बात करें आगे 103वां संवैधानिक संशोधन 2019 में पास किया गया। ये किससे संबंधित है, तो ये आप जानते हैं कि इसमें सामान्य वर्ग में वे लोग जो इकोनॉमिकली वीक हैं या इकोनॉमिक वीकली क्लास से आते हैं, उनके विषय में प्रावधान है, जिसमें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में क्लास 5 के तहत स्पष्ट किया गया कि उनको क्या किया जाएगा, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा। किसमें दिया जाएगा, शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण अनुच्छेद 15 के 5 के तहत दिया जाएगा, तथा आर्टिकल 16 या अनुच्छेद 16 के 5 के तहत क्लास 5 के तहत सरकारी नौकरियों में या जो लोग नियोजन है सरकारी नौकरियों में कितना 10% का आरक्षण दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया है, ये जनरल कैटेगरी के लिए। अब हम बात करें आगे 104 जो 104th अमेंडमेंट है, कब आया, तो 2020 में लाया गया। ध्यान दीजिएगा 2020 में से लाया गया। इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध लोकसभा व विधानसभा में एससी व एसटी के रिजर्वेशन से संबंधित है, जिसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ यहाँ याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट भी आपके लिए है कि लोकसभा व राज्यों की विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन की सीटें हुआ करती थी,
उनको हटा दिया गया है। किसके तहत? तो 104 जो हमारा संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2020 है, इसके तहत लोकसभा व राज्यसभा की जो एंग्लो इंडियन की सीट्स थी उनको हटा दिया गया है। ये तो मैंने आपको डिस्कस किया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो भी संवैधानिक संशोधन है और ये आपके परीक्षा में पूछे जाने के योग्य भी हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह यदि आप क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी जो भी क्लासें वो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। और यदि हो सके तो अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।